तो हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि जियांग हाओ अपनी जान बचाने के लिए किंगलिन ट्राइब से भाग जाता है, जिस वजह से तो उस तांत्रिक ने जियांग हाओ को वहां पर पकड़ लिया था। इसके साथ ही उस तांत्रिक की वहां पर असलियत भी सामने आ गई थी, लेकिन अभी भी किंगलिन ट्राइब के लोग उस पर काफी ज्यादा यकीन कर रहे थे। तो वहीं किसी तरीके से जियांग हाओ उसकी पकड़ से आजाद हो गया था। इसके बाद वो सीधा ही फॉरबिडन एरिया की तरफ बढ़ने लग गया था। तो वहीं दूसरी तरफ यू यिंग भी उसका पीछा करते करते उस फॉरबिडन एरिया के अंदर चली गई थी। मगर वहीं जियांग हाओ को तो अपने सामने एक स्पिरिचुअल फ्रूट दिखता है, जिसको लेने के चक्कर में उसका सामना वहां पर ब्लड ड्रैगन पाइथन से हो गया था। मगर वहीं यू यिंग एन मौके पर आकर जियांग हाओ की जान बचा लेती है। मगर उस ब्लड ड्रैगन पाइथन की पावर्स काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से यू यिंग वहाँ पर काफी घायल हो जाती है। और इस बात से जियांग हाओ को काफी गुस्सा आ गया था, जिसके बाद तो उसने उसी स्पिरिचुअल फ्रूट को खा लिया था और इससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो काफी हद तक उस ब्लड ड्रैगन पाइथन से लड़ पाता है। लेकिन अभी भी वो उसको हराने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाता, जिस वजह से उसको यू यिंग की भी हेल्प लेनी पड़ती है। और उसकी हेल्प से उसको जानने के लिए मिल गया था कि उसका स्पेशल कोर कहाँ पर है, जिसके बाद तो उसने अपनी स्पेशल टेक्निक की मदद से उस ब्लड ड्रैगन पाइथन को मार दिया था। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों ही आपस में अपना इंट्रोडक्शन देने वाले थे। तभी वहाँ पर पूरी जगह शेक होने लगती है, जिसकी वजह से उन दोनों का ध्यान वहाँ पर जाता है, जहाँ उन्हें दिखाई देता है कि आसमान में एक स्पिरिचुअल लाइट अपीयर हो रही है। और ये लोकेशन कहीं और नहीं बल्कि उसी ट्री की थी जहाँ से उसे ये स्पिरिचुअल फ्रूट मिला था। जिसके बाद वो दोनों ही उस लेक के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ जियांग हाओ को दिखाई देता है कि वो पीच वाला ट्री तो पूरी तरीके से सूख चुका है, इसके साथ ही वो उस पानी के अंदर डूबता जा रहा है। जियांग हाओ उसे देख के कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसको अंदाजा था कि कभी न कभी इस ट्री पे फिर से वही फ्रूट उगेगा, जिसका यूज करके वो फिर से अपना ब्रेक थ्रू करवा सकता है। लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं था। तो वहीं वो ट्री पूरी तरीके से जब नीचे डूब जाता है, तो वहाँ उस झील पर काफी सारे कपड़ों के टुकड़े तैरने लगते हैं, जिन्हें देखकर तो जियांग हाओ कहने लगता है आखिर ये टुकड़े यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि ये सभी के सभी किंगलिन ट्राइब से बिलोंग करते हैं। जिसके बाद तो वो इसके बारे में यू यिंग से पूछता है, जो देखकर तो यू यिंग भी एक पल के लिए शॉक हो जाती है और वो तुरंत ही उस कपड़े को चेक करने लगती है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो गई थी। इसके बाद वो बारी बारी काफी सारे कपड़ों की जाँच करती है। तभी उस झील में से यू यिंग को एक नेकलेस मिलता है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा उदास हो जाती है और वो कहती है कि यानी कि वो कभी भी माउंटेन गॉड को सर्व कर ही नहीं रही थी, आखिर उसकी ये चीजें यहाँ पर क्या कर रही है। उसके इतना कहते ही वो वहाँ पर रोने भी लगी थी। वहीं जियांग हाओ को तो काफी सारी बातें समझ में आने लगी थी, लेकिन फिर भी वो नाटक करते हुए यू यिंग से कहता है कि पता नहीं यहाँ पर माउंटेन गॉड ने इन सभी के कपड़े क्यों छोड़ दिए हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ माउंटेन गॉड को उनकी सिर्फ बॉडी चाहिए थी, इसी वजह से उन्होंने उनके कपड़े यहीं पर छोड़ दिए हैं। लेकिन उसे भी ये समझ में आ गया था कि इन बातों का यू यिंग पे कोई भी असर नहीं होने वाला। जिसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि शुक्र है मैं उस जगह से बच गया, क्योंकि अगर मेरी भी यहाँ पर बलि दी जाती तो मेरा भी हाल इन्हीं लोगों जैसा होता। पता नहीं उन लोगों के साथ ये सब किसने किया होगा। जियांग हाओ तो यू यिंग की ऐसी हालत देखकर काफी परेशान हो जाता है और उसको संभालते हुए कहता है कि यू यिंग, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में कुछ न कुछ गलती हुई होगी, तुम प्लीज यहाँ पर रोना बंद कर दो। जियांग हाओ की ऐसी बात सुनकर तो यू यिंग उससे कहती है कि जियांग हाओ, तुम्हें पता है कि मेरी दोस्त या ने भी अपना सैक्रिफाइस दिया था, लेकिन आज उसकी चीजों को देखकर मुझे काफी ज्यादा रोना आ रहा है। जो देखकर तो जियांग हाओ उसे जैसे तैसे करके दिलासा देने लगता है। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम उस तांत्रिक को देखते हैं, जो कि अपने उस ब्लड ड्रैगन पाइथन के पास आ गया था, जिसको इस तरीके से मरा हुआ देखकर तो वो तांत्रिक काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहने लगा था कि आखिर मेरे बीस्ट के साथ ये किसने किया, और इसके साथ साथ उसने मेरा यहाँ पर स्पिरिचुअल फ्रूट भी चुरा लिया। मैं किसी भी हालत में उसको यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ ही वो वहाँ पर काफी गुस्सा करने लगा था। तभी उसकी नजर जमीन पर जाती है, जिस पर तो यू यिंग और जियांग हाओ के फुटप्रिंट बने हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ हम जियांग हाओ और यू यिंग को देखते हैं, जहां पर यू यिंग ने जियांग हाओ को उस तांत्रिक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, जिन्हें जानकर तो जियांग हाओ कहने लगा था कि अच्छा, वो तांत्रिक एक सेकंड रैंक का विजार्ड है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि मैं उसका अभी के लिए तो सामना नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद वो यू यिंग से कहता है कि यू यिंग, अगर यहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है और तुम्हें लगता है कि मैं उस फाइट में नहीं जीत पाता, तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर अपनी जान बचाकर चली जाना। तुम्हें
मेरे लिए ज्यादा खतरा मोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनकर तो यूइंग उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है कि जियांग हाओ, सच में तुम काफी ज्यादा नरम दिल इंसान हो। जो सुनकर तो जियांग हाओ भी वहाँ पे शर्माने लगता है और वो यूइंग से कहता है, आखिर मैं इसे क्या समझूं, तुम इस तरीके से मुझसे बात कर रही हो, मुझे तो यहाँ पर शर्म आ रही है, लेकिन मैं यहाँ पर काफी खुश हूँ कि तुमने मुझसे ऐसा कहा। जिसके बाद वो यूइंग से पूछता है कि क्या किसी ने तुमसे ये कहा है कि तुम एकदम बिल्कुल बनी की तरह लगती हो। वो ये यहाँ पर सब कुछ कह ही रहा था कि तभी कुछ रूट्स आकर यूइंग को वहाँ से खींच के ले जाती हैं। इसके साथ ही कुछ अटैक्स आकर जियांग हाओ पर भी लगने लगते हैं, लेकिन जियांग हाओ उन सभी अटैक्स को वहाँ पर डॉच कर लेता है। तभी वहाँ पर उसी तांत्रिक की आवाज आती है जो कि जियांग हाओ से कहता है कि लड़के यहाँ से एक भी कदम मत हिलना, नहीं तो मैं वादा नहीं कर सकता कि यूइंग अगले दिन का सूरज देख भी पाएगी या नहीं। इसके बाद वो तांत्रिक भी बड़ी तेजी से वहाँ पर पहुँच जाता है। साथ ही साथ वो वहाँ पर काफी हंसने भी लगा था। जो देखकर तो यूइंग उससे पूछती है, आखिर तुमने मेरी दोस्त के साथ क्या किया, क्योंकि उसके कपड़े इस फॉरबिडन एरिया के अंदर कैसे आ सकते हैं, तुमने तो हमें यहाँ पर आने के लिए मना करा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उस ब्लड ड्रैगन पाइथन को मेरी दोस्त को खिला दिया, आखिर तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो, सच सच बताओ कि यहाँ पर कोई माउंटेन गॉड है भी या नहीं। गॉड का नाम सुनकर तो वो तांत्रिक काफी ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि इस तियानमा माउंटेन के अंदर मैं ही अकेला गॉड हूँ, क्योंकि मेरी मर्जी के बिना यहाँ पर एक पत्ता नहीं हिल सकता। लेकिन तुम जैसे नीचे लोगों ने आखिर ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें इस तरीके से जाने भी दूंगा, जबकि तुमने मेरे उस ब्लड ड्रैगन पाइथन को इतनी आसानी से मार दिया, साथ ही साथ मेरे उस फ्रूट को भी यहाँ से चुरा लिया, तुम तो यहाँ पर सिर्फ मरना ही डिजर्व करते हो। जो सुनकर तो यहाँ पर जियांग हाओ उससे कहता है कि मरना मैं नहीं बल्कि तुम डिजर्व करते हो, क्योंकि तुम इस ट्राइब के अंदर रहने लायक ही नहीं हो। तुम अकेले ऐसे भेड़िए हो जो कि भेड़ों के झुंड में जाकर दुबकता है ताकि वो उनसे अपना पेट भर सके। तुमने न जाने कितने ही किंगलिन ट्राइब्स के लोगों की यहाँ पर बलि दी है सिर्फ अपने उस बीस्ट को यहाँ पर खाना खिलाने के लिए। तुम जैसा एक घटिया तांत्रिक तो मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखा। जियांग हाओ की ऐसी बात सुनकर तो उस तांत्रिक को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर इस माउंटेन गॉड की पावर क्या है। जिसके बाद तो उस तांत्रिक ने अपनी पावर्स को वहाँ पर एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ वो अपनी पावर्स की मदद से वहाँ पर एक भेड़िए को समन कर लेता है। जिसके बाद तो वो भेड़िया सीधा ही जियांग हाओ पर अटैक करने लगता है। तो वहीं ये सब कुछ देखकर तो वो तांत्रिक उससे कहता है कि लड़के, अब तुम किसी भी हालत में यहाँ से बच के नहीं जा सकते, मैं तुमसे एक एक चीज का बिल्कुल बारीकी से हिसाब लूंगा। वहीं जियांग हाओ तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरीके से उस भेड़िए को हरा दे, लेकिन वो भेड़िया काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से जियांग हाओ को उसके साथ डील करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। साथ ही साथ उस भेड़िए ने तो जियांग हाओ के हाथ पे भी काटना स्टार्ट कर दिया था। तो वहीं यूइंग की भी वहाँ पर आंखें बंद होने लगती है, क्योंकि वहाँ पर उन रूट्स ने काफी बुरी तरीके से यूइंग का गला दबा रखा था। जो देखकर तो जियांग हाओ वहाँ पर अपनी पूरी पावर्स अपने पंच के अंदर रेडी कर लेता है और उस एक पंच के साथ ही उसने उस भेड़िए का वहाँ पर काम तमाम कर देता। साथ ही साथ उसकी एनर्जी यहीं पर खत्म नहीं होती, वो सीधे जाकर उन रूट्स को जला देती है, जिसकी वजह से तो वो तांत्रिक भी काफी हैरान हो गया था। तो वहीं वो रूट्स बीच में से टूट चुकी थी, जिसकी वजह से यूइंग वहाँ से आजाद हो जाती है। इसके बाद यूइंग उस तांत्रिक से कहती है कि अब से तुम हमारे कुछ भी नहीं लगते, तुम्हें हमारे साथ हमारी ट्राइब के अंदर वापस जाना होगा, जहाँ पर जाने के बाद तुम्हें अपने सारे के सारे गुनाहों को कबूल करना होगा। यूइंग की ऐसी बातों पर तो उस तांत्रिक को हंसी आती है और वो उससे कहता है कि तुम जैसी चींटियां कभी भी आसमान में उड़ने वाली चील से नहीं टकरा सकती। उसकी ऐसी बात सुनकर तो जियांग हाओ को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि तुम तो यहाँ पर पूरी की पूरी हैवानियत की हदें पार कर रहे हो, तुम जैसा इंसान तो मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखा, तुम्हारे लिए तो यहाँ पर मौत भी कम पड़ेगी। वहीं उस तांत्रिक को तो उसकी एक भी बात से फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो उससे कहता है कि लड़के, शांति से मेरा वो फ्रूट मुझे वापस कर दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी को इतने टुकड़े करूंगा और फिर उसके बाद उसका ही जूस पीऊंगा। इतना कहने के बाद वो तांत्रिक अपना सबसे पावरफुल अटैक रेडी करने लगता है। तो वहीं जियांग हाओ भी अपने गोल्डन स्पेल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसने सीधा ही उस पर अटैक कर दिया था। तो वहीं उस तांत्रिक ने अपनी छड़ी के अंदर अपनी सारी पावर्स को डाल दिया था, जिसकी वजह से उसकी छड़ी किंगलिन ट्राइब के डीमन डियर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जहां उस डीमन डियर ने आसानी से जियांग हाओ के अटैक को खा लिया था। जो देखकर तो जियांग हाओ भी काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो डीमन डियर बड़ी तेजी से जियांग हाओ की तरफ आने लगता है, जिसे अपने पास आता हुआ देखकर तो जियांग हाओ उस पर अटैक करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। जिसके बाद तो जियांग हाओ तुरंत ही यूइंग को लेकर वहां से भागने लगता है। साथ ही साथ वो भागते हुए उस डीमन डियर पर अटैक भी कर रहा था, लेकिन जब वो डीमन डियर काफी पास आ जाता है तो जियांग हाओ यूइंग को खुद से दूर कर देता है, जिस वजह से वो डीमन डियर सीधा आकर जियांग हाओ को हिट करता है और इससे जियांग हाओ को वहाँ पर काफी ज्यादा इंजरीज होती है।
जो देखकर तो यूइंग उसको संभालती है। वहीं जियांगाओ भी कहता है कि उस तांत्रिक की पूरी पावर सिर्फ इस अल्टार के स्टाफ के अंदर है, जो कि अभी इस डीमन डियर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अगर मैं किसी तरीके से इसको खत्म कर दूं तो वो तांत्रिक हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो वहीं जियांगाओ की हालत काफी खराब दिखाई दे रही थी, जो देखकर उस तांत्रिक को काफी ज्यादा हंसी आती है और वो जियांगाओ से कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं इस तियानमा माउंटेन का गॉड हूँ, तुम मेरा चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वहीं वो डीमन डियर भी बड़ी तेजी से जियांगाओ की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर तो इस बार यूइंग उसके सामने आ जाती है ताकि वो इस बार जियांगाओ को प्रोटेक्ट कर सके। वहीं जियांगाओ सोचने लगता है कि आखिर इसको हराने का कोई तो रास्ता होगा। मेरे फादर मुझे हमेशा सन कहा करते हैं, मैं इस तरीके से कभी भी अपनी हार नहीं मान सकता। इसके बाद तो अपने फादर को भी याद करने लगता है, जिसके बाद तो उसे याद आता है कि कैसे उसके फादर ने वहाँ पर एक फिनिक्स स्पिरिट को समन किया था। जो सब कुछ याद आने के बाद तो जियांगाओ भी बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो अपने सामने एक फॉर्मेशन को सेटअप कर देता है, जिसके बाद वो अपनी और भी पावर का यूज करता है और इससे वो फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जिसके बाद तो जियांगाओ एक गोल्डन ब्लड ड्रैगन पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने उस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए वो सीधे ही जाकर उस डीमन डियर से भिड़ जाता है। तो वहीं उसको ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखकर तो वो तांत्रिक भी काफी हैरान हो गया था और वो कहने लगता है आखिर ये कैसे हो सकता है, इस लड़के ने इतनी जल्दी उस ब्लड ड्रैगन पाइथन का टोटम कैसे सीख लिया, ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। जिसके बाद तो उस तांत्रिक ने अपनी और भी पावर्स उस डीमन डियर के अंदर डाल दी थी, लेकिन इन सब का कोई भी फायदा नहीं होता। जियांगाओ ने बड़ी आसानी से उस डीमन डियर को चारों तरफ से घेर लिया था और इसके साथ ही वो वहाँ पर उसको जकड़ने भी लगा था। तो वहीं ये सब कुछ देखकर यूइंग और वो तांत्रिक काफी हैरान हो गए थे, मगर वो डीमन डियर भी हार नहीं मानता। उसने वहाँ पर जियांगाओ को काटना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से जियांगाओ उसको दूर फेंक देता है, लेकिन वो उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। वो सीधा ही जाकर उस डीमन डियर पे अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वो डीमन डियर काफी ज्यादा बेबस हो गया था। उसका कोई भी हमला जियांगाओ पर असर नहीं कर रहा था। वहीं जियांगाओ ने अब की बार उस डीमन डियर को ही स्वैलो कर लिया था, जिसके बाद वो नॉर्मल फॉर्म में आते हुए उस अल्टार के स्टाफ को अपने हाथ में पकड़ लेता है। इसके साथ ही उसने वहाँ पर उस अल्टार की स्टाफ को तोड़ दिया था। फिर वो उस तांत्रिक से कहता है कि देखो मैंने तुम्हारा इतना कीमती स्टाफ भी तोड़ दिया, अब तुम मेरा क्या ही कर लोगे। इसके साथ ही उसने वहाँ पर अपनी पावर्स को भी शो करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पर जियांगाओ के पीछे एक गोल्डन ब्लड ड्रैगन की स्पिरिट आ गई थी। वहीं जियांगाओ की ऐसी बात से तो उस तांत्रिक को काफी गुस्सा आता है और वो सीधा ही जाकर जियांगाओ से हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट करने लगता है। वो तांत्रिक तो यहाँ पर रुकने का कोई भी नाम नहीं लेता, वो सीधा ही जाकर जियांगाओ को कुत्ते की तरह मारने लगता है। जियांगाओ को एक भी मौका नहीं मिल रहा था कि वो उस तांत्रिक पर अटैक कर पाए। तो वहीं जियांगाओ खड़े होते हुए फिर से सोचता है कि अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो जल्दी मेरी यहाँ पर पावर्स खत्म हो जाएंगी, मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। इसके बाद तो उसने फिर से अपने उसी गोल्डन ब्लड ड्रैगन पाइथन फॉर्मेशन को सेटअप कर लिया था, जिसका यूज करते हुए वो फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहीं उस तांत्रिक ने भी अपना अटैक चल दिया था, जो कि सीधा ही जियांगाओ से टकरा जाता है, लेकिन जियांगाओ अभी काफी गुस्से में था। उसने बड़ी आसानी से उसके अटैक को वहाँ पर फेल कर दिया था। इसके साथ ही वो सीधा ही जाकर उस तांत्रिक को हिट करता है, जिसकी वजह से वो तांत्रिक तो वहाँ पर रहम की भीख मांगने लगा था। साथ ही साथ वो तांत्रिक एक पेड़ पर जाकर ट्रैप हो गया था। तो वहीं जियांगाओ का भी टाइम पूरा हो चुका था। उसकी वहाँ पर वो ट्रांसफॉर्मेशन फिर से नॉर्मल हो जाती है, जिसके बाद वो सूरज की तरफ देखते हुए कहता है कि फाइनली मैंने वक्त रहते ही अपना काम पूरा कर लिया। अगर मुझे थोड़ी सी देर और हो जाती तो शायद मेरा यहाँ पर मरना तय था, क्योंकि मेरी पावर सिर्फ दिन के समय ही काम कर सकती है। तभी वहाँ पर यूइंग आती है, जो जियांगाओ से कहती है कि फाइनली हम यहाँ पर जीत ही गए। वहीं यूइंग को सही सलामत देखकर तो जियांगाओ को भी थोड़ी राहत मिलती है और वो उसके पास जाते हुए उसके बालों को सहलाने लगता है, जिससे यूइंग को भी वहाँ पर अच्छा महसूस होता है। जिसके बाद वो दोनों ही उस तांत्रिक की तरफ जाते हैं, जहाँ पर वो तांत्रिक अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए उन लोगों से कहता है कि डीमन लॉर्ड तुम्हें किसी भी तरीके से जिंदा नहीं छोड़ेगा। और उसके इतना कहते ही वो वहाँ पर मर जाता है, लेकिन उसकी बॉडी से कोई एनर्जी सीधा ही आसमान में चली जाती है। तो वहीं जियांगाओ डीमन लॉर्ड का नाम सुनकर तो यूइंग से इसके बारे में पूछता है, मगर यूइंग को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। इसके साथ ही वो अपनी दोस्त के लिए वहाँ पर प्रे करने लगती है और कहती है कि या मैंने तुम्हारा यहाँ पर बदला पूरा कर लिया। जिसके बाद जियांगाओ को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि इस तांत्रिक के पास जरूर कुछ न कुछ अच्छे आइटम्स जरूर होंगे। इसके साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ के वहाँ पर चेक करने लगता है। तभी यूइंग उसे बताती है कि उस तांत्रिक के पास उसका एक लेदर पाउच होगा, उसके अंदर ही उसके सारे सामान होंगे। जो सुनकर तो जियांगाओ कहता है कि क्या कहा तुमने, एक लेदर पाउच? उसकी ऐसी बात सुनकर तो यूइंग उससे कहती है कि हाँ
देखो वो रहा वो लेदर बैग। इसके बाद तो जियांग हाओ ने उस लेदर पाउच को अपने पास रख लिया था। इसके बाद वहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ हम जियांग हाओ को कुछ मीट को ग्रिल करते हुए देखते हैं और उस मीट को उसने वहाँ पर उस तांत्रिक के लेदर पाउच से ही निकाला था। जिसके बाद तो उसने यहाँ पर यूइंग का एक नया नाम भी रख दिया था और वो उससे कहता है कि बनी, मैं यहाँ पर अपने फादर को ढूंढने आया हूँ, इसलिए मेरी आगे की प्लानिंग भी यही है कि मैं उनको यहाँ पर ढूंढना चाहता हूँ। आखिर तुम्हारी यहाँ पर क्या प्लानिंग है, तुम यहाँ पर क्या करने वाली हो? जियांग हाओ के मुंह से बनी का नाम सुनकर तो यूइंग उससे पूछती है, आखिर तुम मुझे बनी क्यों बुला रहे हो? तुमने इससे पहले भी मुझे बनी कहा था। उसकी ऐसी प्यारी बात सुनकर तो जियांग हाओ उससे कहता है, क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्वीट हो और काफी ज्यादा सिंपल भी। वहीं जियांग हाओ की ऐसी बात से तो यूइंग वहाँ पर कहती है कि सिंपल और स्वीट, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो इस पर जियांग हाओ उसको क्लैरिफाई करते हुए कहता है कि मेरा कहने का मतलब था कि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो। जो बात तो यूइंग के भी समझ में आ गई थी, वो वहाँ पर कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, सभी लोग मुझसे यही कहते हैं। तो वहीं उसे खुश होता हुआ देखकर तो जियांग हाओ अपने मन में कहता है कि लगता है यहाँ के लोगों को कुछ ज्यादा वर्ड्स की नॉलेज नहीं है, इन्हें बस वही वर्ड समझ में आते हैं जो कि यहाँ पर आम तौर पर यूज होते हैं। इसके बाद यूइंग वहाँ पर उससे कहती है कि मैं अब से यहाँ से सीधा सीयू सिटी जाऊंगी, जहाँ जाकर मैं लिंगुआ ऑक्टलेट कंपटीशन को देखूंगी। उसकी ऐसी बात सुनकर तो जियांग हाओ उसके पास आते हुए उससे कहता है कि कंपटीशन, आखिर इस कंपटीशन के अंदर क्या होता है? जिस पर तो यूइंग उसे बताती है कि वेस्टर्न फॉरेस्ट के अंदर जितने भी यंगेस्ट विजार्ड्स हैं, वो सभी के सभी उस कंपटीशन को ज्वाइन करेंगे और जो वहाँ पर जीतेगा उसे वहाँ पर लिंगुआ ऑक्टलेट टाइटल मिलेगा। ये टाइटल यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा माना जाता है, जिसे बहुत कम ही लोग यहाँ पर अचीव कर पाते हैं। तो वहीं जियांग हाओ तो वहाँ पर बारबेक्यू उसको पकड़ाते हुए उससे कहता है कि यूइंग, क्या तुम एक विजार्ड नहीं हो? तो फिर क्यों ना तुम भी वहाँ पर जाकर उस कंपटीशन में ज्वाइन करो। जो सुनकर तो वहाँ पर यूइंग उससे कहती है कि जियांग हाओ, मुझे अपने बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, पहले मैं अपने आप को ही जानना चाहती हूँ कि आखिर मैं आई कहाँ से हूँ। मेरी ट्राइब के जितने भी लोग हैं, उन्हें भी मेरे ओरिजिन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपने लोगों से मिल पाऊँ। और उसके इतना कहते ही वो काफी ज्यादा उदास वहाँ पे फील करने लगती है। तो वहीं जियांग हाओ तो उसकी बातों में काफी ज्यादा खो जाता है। तभी यूइंग की नजर भी उस पे जाती है, जिसकी वजह से जियांग हाओ वहाँ पे शर्मा जाता है और वहाँ पर खांसते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लोगों को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन क्या तुम किंगलिन ट्राइब के अंदर वापस नहीं जाना चाहती? जिस पर तो यूइंग कहती है कि नहीं, मैं अब उस ट्राइब के अंदर वापस नहीं जाना चाहती। वो तांत्रिक ही मुझे उस ट्राइब के अंदर लेकर आया था, अब जब वो वहाँ रहा ही नहीं तो मैं वहाँ रह के क्या करूंगी? उसकी ऐसी बात सुनकर तो जियांग हाओ को अपनी स्टोरी याद आने लगती है। इसके बाद वो उससे कहता है कि यूइंग, तुम्हारा ये सफर काफी ज्यादा लंबा होने वाला है, जहाँ पर तुम्हें काफी सारे बीच से भी सामना करना पड़ सकता है। तुम अकेले ही सीयू सिटी का सफर यहाँ पर तय नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ इस सफर में ज्वाइन हो जाऊँ और शायद उस सिटी के अंदर जाने के बाद मुझे मेरे डैड की भी कुछ न कुछ खबर मिल जाए। अगर तुम्हें इस बात से ऐतराज नहीं है तो क्या हम दोनों एक साथ जा सकते हैं? उसकी ऐसी बात सुनकर तो यूइंग काफी खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ, बिल्कुल हम जा सकते हैं, लेकिन हम इस सफर को इतनी जल्दी तय कैसे करेंगे? मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। वहीं जियांग हाओ के दिमाग में तो एक आइडिया था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर खुश होने लगता है और उसके ये सीन दिखाते ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।